हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बीपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज। यह इस सीरीज का 16th वीडियो है और मोस्ट प्रोबेबली यह हिस्ट्री सेक्शन से लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम जितने भी टोटल पार्ट्स हैं उनका एक कंपाइलेशन वीडियो लाएंगे। पिछले वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री में भारत के विभाजन और स्वतंत्रता तक के टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज हम भारत में संवैधानिक विकास से अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। इस टॉपिक से हमारा पहला क्वेश्चन है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ? तो ये वर्ष 1773 में पारित हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। इसके तहत मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, 1773 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? तो ये 1786 का एक्ट था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसी में संशोधन किया गया था और वीटो की शक्ति दी गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो हमने जैसे कि ऊपर डिस्कस किया 1784 में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। इसके मुख्य प्रावधान थे, कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को घटाकर 3 कर दिया गया। नागरिक और सैन्य अधिकारियों को भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा गया। अगला क्वेश्चन है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया। तो ये 1853 के एक्ट में था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। 1853 का ही जो चार्टर एक्ट था वो लास्ट चार्टर एक्ट था। इसमें देखते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे। इनमें से प्रावधानित था कि नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाएगी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया? इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। वर्ष 1909 का भारत परिषद अधिनियम 1909 था। इसको मार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। गांधी जी ने कहा था, इसके बाद मार्लियामेंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो वर्ष 1919 का अधिनियम था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था और पहले जो उच्चायुक्त हुए थे वो विलियम स्टीवेंसन मेयर हुए थे और जो पहले भारतीय जो उच्चायुक्त हुए थे वो सर दादिबा मेरवानजी दलाल हुए थे, इनका नाम था। इसका कार्य था, देख लेते हैं एक बार। भारत सरकार के लिए अस्त्र शस्त्र, अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना, इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो कि आई थी वर्ष 1917 में का आधार बनेगी और भारत सरकार अधिनियम 1919 का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर और इसके द्वारा पहली बार प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये लॉर्ड जॉर्ज थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर और वे 1916 से 1922 तक यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था? हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। तो ये 1935 का अधिनियम के बारे में उन्होंने ऐसा कहा था। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ठीक है, तो 1773 तो था, चार्टर एक्ट भी था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी था। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 जो है, इस समय भारत आज़ाद हो गया था। तो ऑप्शन जो डी होगा वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि इनका नाम कहीं भी इस पर मेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम ने समाप्त की थी? तो प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना समाप्त की थी, जो कि 1919 में लागू की गई थी। फलस्वरूप आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में भेदभाव समाप्त हो गया था। कुछ आरक्षणों सहित प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो पाई। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में से नहीं है? तो ठीक है, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन
तो ये सही है, प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई थी, सही बात है। और भारत के संघ का परिप्रस्ताव था, नहीं था कौन, तो 1935 के अधिनियम के मूल्यांकन की ऐसा संबंधित ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। इसमें क्या क्या इसकी फीचर्स थे, प्रावधान थे, उसको देख लेते हैं। संघीय न्यायालय की स्थापना की बात थी। हालांकि इसमें कई कई जगह आरबीआई एक्ट 1934 के माध्यम से आरबीआई की स्थापना हुई थी। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, केंद्र में द्वैध शासन आदि प्रावधान किए गए थे। भारत में का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियम पर आधारित है। बहुत से प्रावधान 1935 से भारतीय में लिए गए हैं, जैसे कि संघीय न्यायालय की स्थापना हो या प्रांतीय और संघीय स्तर पर लोक सेवा आयोग की स्थापना हो या फिर रिजर्व बैंक की स्थापना हो, ये सब 1935 के अधिनियम से ही लिए गए हैं। या फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो बाद में डीपीएसपी का रूप लेता है। तो ये सब प्रावधान वहाँ से उनका मूल के रूप में आप देख सकते हैं 1935 के अधिनियम को। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्यों को मूर्त रूप दिया? तो ये 1947 का अधिनियम था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। इसको हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 18 जुलाई 1947 को शाही रूप स्वीकृति मिली इसको, और इसके तहत 15 अगस्त 1947 से भारत जो है, अब बाकी चीज़ें जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लियोनल कर्टिस थे, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उनके द्वैध शासन संबंधी विचार जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बने थे। अगला क्वेश्चन है, मूडीमैन कमेटी को किसकी कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था? तो ये द्वैध प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए इसको नियुक्त किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। इसका मुख्य उद्देश्य था 1919 के तहत स्थापित संविधान पर द्वैध शासन के मुद्दों पर चर्चा और जांच के लिए नियुक्त किया गया था। इसमें 6 भारतीय सदस्य भी थे, कौन? शिवस्वामी अय्यर, आरपी परांजपे, तेज बहादुर सप्रू, विजय चंद्र मेहताब, मोहम्मद शफी और मोहम्मद अली जिन्ना। ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। समिति ने अपना रिपोर्ट जो है 1925 में दिया था। अगला हमारा टॉपिक आधुनिक इतिहास से है, जिसमें कि विविध है। अगला हमारा टॉपिक MO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए, जिसने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया। तो ये थियोडोर बेक थे, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। और MO कॉलेज मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। और यहाँ 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जो मुस्लिम अलगाववादी प्रवृत्तियाँ उभरी थी, उन्हें प्रोत्साहित करने वाले व्यक्तियों में थियोडोर बेक की मुख्य भूमिका रही थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। ठीक है, इसको टाइमलाइन में सजाना है, उसका सीक्वेंस में। तो राजा नंद कुमार को मृत्युदंड जो दिया गया था वो 1775 के आसपास का समय था। वॉरेन हेस्टिंग्स इससे जुड़े हुए थे। सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। वांडीवास की लड़ाई हुई थी 1760 में, और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में। तो इसके सीक्वेंस देखते हैं क्या बन रहा है, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। इसको हम यहाँ पे देखते हैं। वांडीवास की लड़ाई 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। राजा नंद कुमार को मृत्यु दंड दी गई थी 1775 में कलकत्ता में यह घटना हुई थी। उसके बाद है ट्रीटी ऑफ सालबाई, ये 1782 में हुआ था। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच हुआ समझौता था। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में, और वे श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया तथा 96 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। उनकी जो मृत्यु हुई थी 96 वर्ष में, और यहीं से ये क्वेश्चन बन जाएगा। वर्ष 1952 से में एलिजाबेथ द्वितीय ने यूनाइटेड किंगडम की सत्ता संभाली थी। इस प्रकार उन्होंने 70 वर्ष 214 दिन तक शासन किया था। अतः निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प ए का चयन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो ये 1877 में किया गया था। इसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था।
ठीक है, देखते हैं यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इसमें सम्राट एडवर्ड 7 को 1903 में तथा जॉर्ज 5 को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। मे भी नेक्स्ट टाइम पूछा जा सकता है। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब बनी? तो ये 1877 में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राममोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। फिर है दयानंद सरस्वती जो हैं वो भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया। उसके बाद है विवेकानंद ने धर्म संसद में भाग लिया। तो जितने भी स्टेटमेंट हैं वो सभी सही हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये राजा राममोहन राय थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। उन्होंने मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख लिखे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया? तो ये मौलाना हजरत मोहानी थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। और 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सीआर दास के जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने की और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई थी 1921 के अधिवेशन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ बंधुत्व या भाईचारा एक ही चीज़ है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। और फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, 14 जुलाई 1789 को हुई थी, 1789 राजा लुई 16 के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, सैयद अहमद खान के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो ये जमालुद्दीन अफगानी थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। सैयद अहमद खान जो हैं उन्होंने बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह के साथ मिलकर 1888 में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, सही है। कांग्रेस में फूट हुई थी 1907 में, तो ये गलत है। और 1919 रॉलेट एक्ट भी है। ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। मदन मोहन मालवीय थे। उन्होंने अभ्युदय और द लीडर जो पत्रिका है उसका प्रकाशन किया तथा हिंदुस्तान और द इंडियन यूनियन जैसे समाचार पत्रों के संपादक भी वे रहे थे। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये निर्मल कुमार बोस थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, बम्बई योजना में प्रस्ताव था, तो ये इसमें था, तो इसमें तीव्र आर्थिक विकास दर का प्रावधान था। उसके बाद कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का भी प्रावधान था और इसमें कर्मचारी कामगार कल्याण योजना से संबंधित। तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका उत्तर। एक से अधिक सही है। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 1872 में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा उसका उत्तर, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किंतु जनगणना का क्रमवार आकलन प्रथम नियमित जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुआ। किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो ये जोरावर सिंह थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित तत्वों में कौन सही है? लाइक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, तो ये ऑप्शन सही है। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे या 2 दिन की अवधि तक चला था, ये गलत है। लगभग 5 दिन लगा था इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर कब साइन किया या किस दिन हस्ताक्षरित हुआ? तो ये लगभग 26 अक्टूबर को हुआ था, तो ये गलत हो जाएगा। शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे, ये सही है। के एम मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था, ये भी सही है पॉइंट। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1, 4 और 5 सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किसने कहा था, जब तक यह तीसरी शक्ति थी अथवा इंग्लैंड यहाँ था, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो ये जो कथन है वो महात्मा गांधी का है। उन्होंने लुई फिशर को दिए गए साक्षात्कार में ये कहा था। महात्मा गांधी का जिक्र नहीं है कहीं भी ऑप्शन में, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर
विचार करिए। ठीक है, सूरत विभाजन हुआ 1907 में, मार्ले विंटो सुधार हुआ 1909 में, होम रूल लीग 1916 में, और खेड़ा सत्याग्रह भी इसके आसपास की घटना है। सॉरी, मैं ईयर एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, ये 1918 की घटना है। हाँ, तो इसका जो सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है 2, 4 और उसके बाद 1 और 3। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो ये है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भारत में वह महान कार्य एकता करता था जिसने केवल दूसरों को सहिष्णु ही नहीं बनाया अपितु उनको अपने मित्रों और साथियों में आपसी जिम्मेदारियों के साथ भी स्वीकार करवाया। यह किसने कहा था? ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। तो उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में ऐसा कहा था। हो सकता है ये स्टेटमेंट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए या तो किसने कहा था या तो किसके बारे में कहा था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था महात्मा गांधी के बारे में, और यहाँ इन दोनों का जिक्र नहीं है। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू का जिक्र नहीं है। ऑप्शन ई हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्न उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति सबसे लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? तो ये जमनालाल बजाज थे। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। वे वर्ष 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने तथा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। अगला क्वेश्चन है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी। यह भारत के किस राज्य से संबंधित थी? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित थी। तो उन्होंने अंबाबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया? तो ये 1874 में हटाया गया था। इनकी प्रथम नियुक्ति हुई थी सिलहट, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर। अगला क्वेश्चन है, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। तो ये था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? इस क्वेश्चन को हमने ऊपर डिस्कस किया है। जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा कहा था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके। ये पॉइंट सही है। और है अगला, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर लोगों से उनकी उपलब्धियों और गर्व पर आग्रह करने के लिए। सी भी सही है। तो विकल्पगत सभी कथनों ने 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में सहायता की। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो दांडी मार्च हुआ था 1930 में, पूना समझौता 1932 में, साइमन आयोग 1927 में इसका गठन हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1931। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है बी ए और डी और सी। तो उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसी चीज़ को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल ने बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह शब्द किसके हैं? तो ये एस गोपाल इतिहासकार हैं, उनके शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रस्ताव। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव जो आया था वो अगस्त 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में आया था। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवल का आगमन, तो ये अक्टूबर 1943 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन तो 1946 में। तो सबसे पहले जो घटना हुई वो क्रिप्स मिशन का आगमन हुई। ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला मैच तो फॉलोइंग है, बारदोली जो है वो गुजरात में है
चौड़ी चौड़ा है जो उत्तर प्रदेश में है, यरवदा जेल जो अभी भी है महाराष्ट्र में, नोआखली जो है पश्चिम बंगाल में। तो सीक्वेंस है 2, 4, 1 और 3। तो इसमें कोई भी सीक्वेंस मैचिंग नहीं है, तो इसको स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नेहरू जी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो ये उन्होंने उदारवादी दल लिबरल पार्टी जो है उस पर चुनाव लड़ा था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नेहरू जी के बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। दादा भाई नेहरू जी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला था और धन के बहिर्गमन का सिद्धांत और धन के निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम उन्होंने प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो ये दादा भाई नेहरू जी थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण को ब्रिटिश जनता तक पहुंचाने के लिए 1866 में 1866 में 66 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। वर्ष 1913 में उनके गीतों की पुस्तिका गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग ऑफरिंग्स के लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। जय जवान जय किसान का नारा किन्होंने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर, अरुणा आसिफ अली। उनकी भूमिका 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी थी और उस 1947 के बाद वह 1948 में सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ गई। 1950 के दशक में वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ी और मॉस्को रूस की यात्रा की। 1954 में वह नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में सहयोगी रही। 1958 में वो दिल्ली के मेयर बनी। 1958 में ही पैट्रियट समाचार पत्र की स्थापना उन्होंने की। अगला क्वेश्चन है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये अबुल कलाम आज़ाद थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। और उनके देवबंद आंदोलन मजमिल अल नदवा जो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखे गए लेखों का एक संग्रह है, याद रखना है। उर्दू पत्रिका अल नदवा में प्रकाशित किया गया था इसे, और इनकी पुस्तक का नाम था इंडिया विंस फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कैथरीन मयो, एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज, विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या है? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा है? तो उन्होंने कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ऑप्शन ये गलत है। सीआर दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। आगे देख लेते हैं, विलियम वेडरबर्न जो है 1907 के कांग्रेस के सभापति हैं, ये सही है। श्यामजी कृष्ण वर्मा है जो पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? तो ये भारत था। इसमें और भी देशों का बहुत एक क्रूशियल रोल रहा था, जिसमें कि मिस्र का उनके राष्ट्रपति कर्नल नासिर, घाना के राष्ट्रपति क्वामे नक्रुमाह, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, ये सभी नाम को इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो वह पंचशील सिद्धांत था। ये पंचशील सिद्धांत जो था वो चाइना के साथ था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा गुट निरपेक्षता। मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी, तो ये अल्बानिया से थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। और इन्होंने मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन से शुरू की? तो मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो पंचशील की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये है देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। ये इम्पोर्टेंट है। जो हस्ताक्षर हुआ था 29 अप्रैल 1954 को हुआ था।
और 5 सिद्धांत क्या क्या थे? तो ये प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान, एक दूसरे पर अनाक्रमण की नीति और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, समानता और पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ? तो ये पंचशील समझौता था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। और हमने ऊपर डिस्कस किया पंचशील के बारे में, चीन और भारत के मध्य जो युद्ध हुआ था 1962 में हुआ था। एएसआई के पहले निदेशक कौन थे? तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी मैच द फॉलोइंग है, ये मैच द फॉलोइंग है। स्वदेशी सेवक होम की जो स्थापना हुई का मुख्यालय था वो वैंकूवर में था। यूनाइटेड इंडिया हाउस का जो मुख्यालय था वो सियाटल में था। युगांतर आश्रम जो है इसका जो मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को में था। और INA हिंद फौज ये रंगून। तो जो सीक्वेंस बन रहा है ABCD, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला जो है ये भी मैच द फॉलोइंग है, जिसमें कि राजनीतिक संगठन और उनके संस्थापक का नाम है। खाकसार जो है इसकी स्थापना की थी इनायतुल्ला मशरिकी ने। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी जयप्रकाश नारायण ने। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी BR अम्बेडकर ने। और फॉरवर्ड ब्लॉक से रिलेटेड थे सुभाष चंद्र बोस। तो जो सीक्वेंस है वो है BCDA, तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका उत्तर। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये सर ऑस्टिन चैम्बरलेन थे, ऑप्शन सी हो जाएगा उसका उत्तर। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या है? तो ये पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता इनमें से कौन सी है? तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। और इजिप्शियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो वर्तमान में इराक, उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और ईरान से के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। और हमने बताया इजिप्शियन सभ्यता जो मिस्र की सभ्यता थी उसका विकास नील नदी के किनारे हुआ था। अगला हमारा टॉपिक है पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। इसमें चुनना है सही कथन। आर्यभट्ट ये एक गणितीय ग्रंथ है, ये सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला जो है मैच द फॉलोइंग है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है इसमें। तो ये जेम्स ऑगस्टस हिक्की का कलकत्ता क्रॉनिकल नहीं था। इनकी जो मेनली न्यूज़पेपर से रिलेटेड थे। तो इनका जो ये पत्रिका थी उसका नाम बंगाल गजट था। तो यही ऑप्शन गलत है, यानी अदर ऑप्शन सही है। दयानंद सरस्वती का लिखा हुआ पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी से रिलेटेड थे, ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज से रिलेटेड थे। ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की बंगाल गजट की चर्चा यहाँ की गई है। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो ये दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक। तो गीता रहस्य की चर्चा उन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन है 1815 में प्रकाशित राजा राममोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? तो उनकी प्रथम पुस्तक का नाम था तुहफतुल मुहाविद्दीन। ठीक है, तो इसमें उसका यहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। पर इसमें स्टार मार्क दिया गया है। देखते हैं इसमें क्या इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है। राजा राममोहन द्वारा 1803-4 में लिखी गई प्रथम पुस्तक तुहफतुल मुवाहिद्दीन थी, जिसका प्रकाशन 1805 में हुआ था। इस पुस्तक की रचना अरबी प्रस्तावना के साथ मूलतः फारसी में की गई थी, जबकि इनकी एक अन्य पुस्तक वेदांत ग्रंथ का प्रकाशन 1815 में हुआ था। अतः 1815 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली वेदांत ग्रंथ इनकी पहली पुस्तक नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये थे माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन डी हो जाएगा। नील दर्पण जो है सन्यासी विद्रोह की चर्चा इसमें मिलती है और इसमें नील आंदोलन की भी चर्चा है। तो ये जो पुस्तक थी 1861 में प्रकाशित हुई थी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमृत बाजार पत्रिका
की स्थापना किसने की थी? तो ये थे शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रोल और इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका किसने निभाई थी? मतलब तो इसमें ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर इसमें प्रकाश डाला गया था, पॉवर्टी और ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से। और ये जो बुक थी 1901 में आई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। इसमें फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीटेड पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। फिर से वही क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी इनको हो जाएंगे उत्तर। एक निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो द हिंदू था और बंगाली भी था, द महर्ता था, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं था। हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है ऊपर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया जाता था। तो ये अमृत बाजार पत्रिका थी, एबीपी जिसके रूप में जानते हैं। और अमृत बाजार पत्रिका जो है 1868 में दो भाइयों शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष द्वारा शुरू की गई थी। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था किसने? तो ये महात्मा गांधी थे। और 1919 से 1931 के बीच महात्मा गांधी द्वारा इसे संपादित किया गया था। और यंग इंडिया के स्थान पर द यंग इंडिया लिख दिया गया था, इसलिए बीपीएससी ने इस प्रश्न को हटा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी नहीं थी? तो गदर थी, संध्या भी थी, युगांतर भी थी, ये यंग इंडिया नहीं थी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। यंग इंडिया जो थी वो महात्मा गांधी के द्वारा इसका प्रकाशन होता था, हमने डिस्कस किया। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था जर्नल? तो ये बाबा साहब अम्बेडकर थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। हाँ, उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बम्बई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किया था। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। न्यू लैम्प्स फॉर इंडिया की जो रचना की थी वो अरविंद घोष ने की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर, जिसमें कांग्रेस की आलोचना उन्होंने की थी। फिर से वही क्वेश्चन है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने लिखा है? तो अरविंद घोष हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन थे? तो यह हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। हाँ, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो ये CR दास थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लाला लाजपत राय हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। इन्होंने कई सारी पुस्तकों की रचना की थी, वो इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो ये अल हिलाल था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, अल हिलाल का संपादन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था और ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इंडिया विंस फ्रीडम गुबार ए खातिर अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है, जबकि जमींदार और द कॉमरेड अखबार के संचालन से क्रमशः सिराजुद्दीन, और कॉमरेड पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। ठीक है, कॉमरेड इंपॉर्टेंट है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद है। ऑप्शन बी होगा। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? तो ये राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। और इसका प्रकाशन हुआ था 1946 में और इसको 6 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राजेंद्र प्रसाद हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। 1878 में हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रही? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, और इसकी स्थापना 1878 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के जो लेखक हैं वो ताराचंद हैं, इसको इससे मिला देते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, तो ये के दत्ता से रिलेटेड है, तो इसको ई में मिला देते हैं। आनंद मठ जो के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, इसको एफ में मिला देते हैं। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है, तो प्रीसेप्ट ऑफ जीसस को एक पल के लिए छोड़ते हैं। और इंडियन मुसलमान जो हैं उनके लेखक W हंटर हैं। तो प्रीसेप्ट ऑफ जीसस के जो लेखक हैं वो राजा राम मोहन राय हैं।
ठीक है, तो इसका जो सीक्वेंस बन रहा है वो बन रहा है ए, ई, एफ और सी और बी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो ये वैलेंटाइन सिरोल हैं और उन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। और ये उपन्यास जो है 1865 में प्रकाशित हुई थी। झंडा गीत किसने लिखा है? तो ये श्यामलाल पार्षद हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचनाकार कौन है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। और ये प्रथम बार जो है 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, कांग्रेस अधिवेशन। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिससे लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो ये आनंद मठ का भाग था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। महात्मा गांधी एंड बिहार द सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। और उनकी कुछ अन्य पुस्तक हैं, सत्याग्रह इन चंपारण, इंडिया डिवाइडेड, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, ए गैलरी ऑफ रास्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रस्किन बॉन्ड है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवस्कर थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। और ये बांग्ला भाषा में लिखी गई है, बांग्ला पुस्तक है। प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योतिबा फुले हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, ज्योतिबा फुले ने 1873 में। और उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथों सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और तथा गुलामगिरी की रचना की है। अगला जो है वो मैच द फॉलोइंग है। इसमें वी.डी. सावरकर जो हैं उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखी थी, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857। फिर हैं एस.एन. सेन, इनकी पुस्तक का नाम था 1857 या 1857। ऑप्शन बी से इसको मिला देते हैं। एरिक स्टोक्स थे जिनकी पुस्तक का नाम है किसान और राज। ऑप्शन 2 इसको सेकंड से मिला देते हैं। एस.पी. चौधरी बचे जिनकी पुस्तक का नाम है नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह। ठीक है, तो इसका सीक्वेंस बन रहा है 1, 4, 2। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। एस.बी. चौधरी की पुस्तक का नाम था सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज। अब अगला क्वेश्चन है, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो ये मौलिक कवि हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। और मौलिक कवि की 2 अन्य रचना है, उद्वंत विनोद और वान सिंह। प्रसिद्ध पुस्तिका इंदिरा द मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सागरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। सागरिका घोष के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी पुस्तक लिखी गई है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सुनीता नारायण के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जॉर्ज ऑरवेल हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन ये लिखी गई है नीरज सी चौधरी के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। अनीता रॉडिक किसकी लेखिका हैं? तो ये बिजनेस एज अनयूजुअल की लेखिका हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। लाइफ डिवाइन बहुत इंपॉर्टेंट है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अरविंद घोष हैं, इसे याद रखना है। इसके अतिरिक्त अरविंद घोष ने सावित्री द सिंथेसिस ऑफ योगा एसेज ऑन गीता से भी पुस्तकें भी लिखी हैं। द मूड्स लास्ट साई के लेखक कौन है? तो ये सलमान रुश्दी हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इसकी रचयिता रोमी देवी है। ऑप्शन ये सही है। इसमें कपिल देव के खेल जीवन का विवरण है। ठीक है, ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट। और इसका औपचारिक विमोचन सुप्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन के हाथों हुआ, ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट जो है किसका खेल जीवन से रिलेटेड है? तो ये पुस्तक जो है कपिल देव के खेल जीवन से रिलेटेड है। अगला जो है वो मैच द फॉलोइंग है। ठीक है, चार्ल्स डिकेन की पुस्तक का नाम द क्रिसमस कैरल है। ऑप्शन ए। सलमान रुश्दी की पुस्तक का नाम मिडनाइट चिल्ड्रन है। ऑप्शन इसको 2 से मिला देते हैं। शशि थरूर की जो पुस्तक का नाम है द कंपनी ऑफ वुमेन है। खुशवंत सिंह द ग्रेट इंडियन नॉवेल। तो 1, 2, 3, 4 है सीक्वेंस। 1, 2, 4, 3 है सीक्वेंस। हमने यहाँ पे गलत मैच कर दिया है। हाँ,
तो शशि थरूर की पुस्तक का नाम द ग्रेट इंडियन नॉवेल है और खुशवंत सिंह की पुस्तक का नाम द कंपनी ऑफ वुमेन है। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा 1 2 4 3, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा जो टॉपिक है वो कला और संस्कृति से रिलेटेड है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 16वीं शताब्दी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है। तो इस राजों की बावली है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है। तो इसमें चित्रकूट मंदिर उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दोनों राज्य में स्थित है। चित्रकूट जनपद उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इसमें स्टार मार्क किया गया है इसको, तो इसको स्किप करते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला कहाँ मनाया गया। तो ये हरिद्वार में मनाया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। जंतर मंतर का निर्माण किया था किसने, महाराजा जय सिंह ने, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। इसके बाद भी इम्पोर्टेंट है, उल्लेखनीय है कि सवाई जय सिंह ने ज्योतिष एवं नक्षत्र विज्ञान अनुसंधान हेतु 5 वेधशालाएं, याद रखना है जगहों के नाम, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर में बनवाई, जिसमें से जयपुर की वेधशाला सबसे बड़ी और अत्यंत तर्कसंगत है। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था। तो ये अविंद्रनाथ टैगोर थे, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1905 में चित्रित एक पेंटिंग है, याद रखें इस समय स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो ऐसा चित्रकार या कला के क्षेत्र में भी ऐसा पहला प्रयोग कह सकते हैं हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है इसमें कि जो लोक नृत्य हैं उनको मैच करना है। तो आंध्र प्रदेश में जो होता है वो बुर्रा है, तो ऑप्शन ए को मिला देते हैं 2 से। बी असम में जो है बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा बिहू। हिमाचल प्रदेश में नटी जो है लोक नृत्य, और राजस्थान में घूमर। तो सीक्वेंस है 2 1 4 3, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है थार्डीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है। तो ये म्यांमार में मनाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। स्मारक राज्य का नाम निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में है, ये सही है। और चित्रदुर्ग किला कहाँ है। तो ये कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है, ठीक है। सॉरी, युग्म सही है पूछा गया है, तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है। शेख चिल्ली का मकबरा जो है हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जनपद में है, थानेसर में, और चित्रदुर्ग का किला कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में है। बाराबती किला किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये उड़ीसा में है बाराबती किला, और ये कटक क्षेत्र में स्थित है। अगला जो है वो मैच द फॉलोइंग है, तो इसमें कलड़ी पट्टू जो है सूची 1 और 2 का मिलान करने से रिलेटेड है। तो कलड़ी पट्टू जो है केरल का एक प्रसिद्ध खेल है, तीरंदाजी मणिपुर का प्रसिद्ध खेल है, जल्लीकट्टू जो है से रिलेटेड तमिलनाडु है, और मलखम से मध्य प्रदेश। तो जो सीक्वेंस है वो है 2 4 1 और 3, तो ऑप्शन हो जाएगा बी इसका उत्तर, ठीक है। कलड़ी पट्टू, उसको क्रॉस चेक आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा त्यौहार राज्य युग्म सही है, ठीक है। तो मोढेरा मोढेरा नृत्य महोत्सव जो है गुजरात में मनाया जाता है, ये सही है। बानेश्वर मेला राजस्थान में लगता है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला क्वेश्चन है मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोक नृत्यों का महोत्सव है, ये सही है। अगला है स्टेटमेंट, इस महोत्सव को महाबलीपुरम नामक शहर में लगभग 10 दिनों तक आयोजित किया जाता है, ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। महाभारत, राधा कृष्ण, बल्ली मुखा और शिव शक्ति कई प्राचीन लोक कथाओं को संवेदनशील नृत्य स्वरूपों के माध्यम से जीवंत किया जाता है, ये भी सही है। पृष्ठभूमि में ऐतिहासिक अर्जुन तप मूर्ति श्रृंखला के साथ सुसज्जित मंच पर सम्मोहनकारी नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं, ये भी सही है। 1 3 4 जो है सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका उत्तर। और ये जो है जो महोत्सव है वो महाबलीपुरम में 4 सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है, 10 दिनों तक नहीं। तो यहाँ 10 दिन वाला जो स्टेटमेंट जो लाइन था वो गलत था, 4 सप्ताह तक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य गणगौर महोत्सव मनाता है। तो ये राजस्थान में गणगौर महोत्सव मनाया जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो होयसल कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें देखते हैं होयसल शैली कर्नाटक के दक्षिण क्षेत्र में विकसित हुई,
बिल्कुल सही है और ये बेसर शैली से रिलेटेड था। होयसल कला की शुरुआत ऐहोल, बादामी, पड्डक्कल में आरंभी चालुक्य मंदिरों में मानी जा सकती है और ये भी सही है। ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। इस कला को नियोजित करने वाला एक महत्वपूर्ण स्मारक बेलूर में स्थित केशव मंदिर है, ये भी सही है। वास्तु शिल्प योजना के अलावा होयसल शैली के कुछ अधिक विशिष्ट विशेषताओं को प्राप्त किया। उदाहरण के लिए अधिक सुविधाजनक रेतीले पत्थर के कारण क्लोरिटिक सिस्ट को त्याग दिया। तो ये स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, होयसल इसमें हमने 2 स्टेटमेंट पे डिस्कस किया था, लास्ट वाले स्टेटमेंट के बारे में देख लेते हैं। होयसल मंदिर अलंकरण से युक्त है। अलंकरण में सेल खड़ी का प्रयोग अधिकता में किया गया है। सेल खड़ी पत्थर की अपेक्षा नरम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्सव और मेलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो इसमें है, केरल के त्रिचूर में आयोजित पूरम महोत्सव का मुख्य आकर्षण भव्य रूप से सजाए गए हाथियों के परेड है, सही है। असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है, ये भी सही है। कार्तिकेय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, ये भी सही है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है। ठीक है, तो ये जैसलमेर जिले में नहीं लगता है, ये अजमेर जिले में लगता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 1 2 3 करेक्ट है स्टेटमेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है? तो ये एक काम्बड़ेश्वरार मंदिर जो है वो कांचीपुरम में स्थित है और ये मंदिर देवाधिदेव महादेव को समर्पित है और इसमें हजारों साल पुराना है, जिसका निर्माण जो हुआ था पल्लवों द्वारा किया गया था। बाद में विजयनगर शासकों ने भी इस मंदिर के निर्माण में योगदान दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये सत्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है सत्रिया, और ये उनका उद्देश्य नव वैष्णववाद का प्रचार करना था। ठीक है, और असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया जो है, यह नृत्य प्रकृति भक्तिपूर्ण होती है इसकी, और शंकर देव द्वारा इसे पेश किया गया था। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव का प्रारंभ किया गया था किस वर्ष? तो ये किया गया था 1987 में, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका उत्तर। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा के उद्घाटन किसके साथ शुरू की? ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने डिस्कस किया ऊपर, ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थित है? तो ये इसमें स्टार मार्क दिया गया है, तो इसको स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, तो ये बना हुआ है यूएसए में, और इसके जो मूर्तिकार हैं फ्रेडरिक ऑगस्टे बार्थोल्डी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस ने अमेरिका दोस्ती के प्रतीक के रूप में अमेरिकी स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर 1886 को संयुक्त राज्य अमेरिका को भेंट स्वरूप प्रदान किया गया था। यह मूर्ति न्यूयॉर्क बंदरगाह के लिबर्टी आइलैंड पर स्थित है। तो हिस्ट्री से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं हमने सबको डिस्कस कर लिया है। अब हमारी कोशिश है कि हम एक कंपाइल्ड वीडियो लाएं, तो आप कमेंट जरूर करें कि अगला कौन सा सेक्शन हम कवर करें। इट शुड बी साइंस एंड टेक और ज्योग्राफी और समथिंग एल्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।